Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were discussing the chapter number 8, Human Health and Diseases, class 12th biology subject. In this particular chapter we have talked about different common diseases जो humans में होती हैं. We have talked about the classification of immunity. हाँ, उससे पहले introduction किया था immunity का. क्लासिफिकेशन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट में हमने बैरियर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट बैरियर्स को हमने इंक्लूड किया था. उसके बाद हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था उसका, जिसमें हमें 4 टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिली थी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव पैसिव को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था आर्टिफिशियल और नेचुरल में. उसके बाद हमने बात की थी बच्चों, किसके बारे में बात की थी हमने? वैक्सीनेशन के बारे में, एलर्जी के बारे में, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बात की थी, एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की थी, कैसे स्ट्रक्चर होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात की थी. इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. उसके बाद हमने एड्स को भी कंप्लीट कर लिया था. और कैंसर आई गेस हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे. कैंसर में मैंने इंट्रोडक्शन क्या आपके चेंजेस होते हैं सेल में, कैंसरस सेल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स में, प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी हमने, जो कि कैंसर सेल एक्वायर कर लेता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि आपके सेल्स कैसे कैसे अडेप्ट कर रही हैं चीज़ें, उनकी बात की थी. और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे बच्चों, वो बात करने वाले हैं हम कैंसर के कैसे डिटेक्ट और डायग्नोस किया जाता है. तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं? कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं बच्चों वो हम लोग एक ही बार में पढ़ लेते हैं. कितने पार्ट्स में आपके क्लासिफाई किया है इसको, या फिर कितने टाइप से हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं हम. डिफरेंट तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, कैंसर्स को. हम नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है कि हम घर में भी कर ले, तो ऐसी वाली कोई बात नहीं है. तो पहला पार्ट है आपका बायोप्सी का. बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ये आपका आ गया एक डिटेक्शन या डायग्नोसिस का टाइप. द सेकेंड वन हम लोग क्या कर सकते हैं? रेडियोग्राफी. रेडियो सुनेंगे इसमें हम, रेडियोग्राफी. फिर हम बात करेंगे सीटी स्कैन की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ठीक है, फिर बात करेंगे बच्चों एमआरआई की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बच्चों ब्लड एंड ब्लड बोन मैरो. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मेरे बच्चों किसके बारे में? एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ भी हेल्प करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ कैंसर. ठीक है, कैंसर को डिटेक्ट करने में आपको हेल्प करने वाले हैं. इतनी सारी टेक्निक्स हम लोगों को पढ़नी है किसमें? आपके कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस में. फर्स्ट वन इज व्हाट द बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़. देखो बायोप्सी का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सस्पेक्टेड ट्यूमर टिश्यू है, सस्पेक्टेड मतलब हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पर टिश्यू हो कैंसरस हो सकता है ये, उस टिश्यू में से हम एक पीस कट करेंगे, या फिर लंप जो है, जो लंप या गांठ है, उसमें से क्या करेंगे? कट करेंगे टिश्यू, और उसको क्या करेंगे? उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी लिख के देखते हैं. बायोप्सी में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम बायोप्सी में क्या कर रहे हैं बच्चों? कट अ पीस ऑफ ट्यूमर सस्पेक्टेड टिश्यू. ट्यूमर सस्पेक्टेड टिश्यू, कि इसको ट्यूमर हो सकता है उसको. ऐसे कोई ना है कि कोई भी बॉडी का पार्ट उठा के काट लोगे, नहीं काटोगे. कौन सा जिसको लगेगा आपको कि ट्यूमर है, या फिर गांठ जो है कि वो ट्यूमर ही है, या एवं आपके फैट डिपॉजिट हो गया है. कई बार क्या होता है फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसको लोग सोच लेते हैं कि हाँ ये ट्यूमर है. तो इस वजह से क्या है आपका
फिलहाल ऐसा कम ही केसेस में होता है। तो क्या है आपका ट्यूमर जो भी लंप है या गांठ है उसका पीस कट करेंगे, उसको बायोप्सी बोल रहे हैं, और उसको क्या कर देंगे, उसको देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर स्टडी करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में देखेंगे क्या क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकली, हिस्टोपैथोलॉजिकली। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है बच्चों, देखो हिस्टो इज फॉर द टिश्यू, पैथोलॉजी क्या मतलब क्या है आपका, डिजीज। सो डिजीज की वजह से, बिकॉज ऑफ द डिजीज जो भी ऑल्टरेशन होगी, ऑल्टर टिश्यू, जो डिजीज आपकी जो भी ऑल्टरेशन टिश्यू में कर रहा है, जो भी चेंजेस टिश्यू में आएंगे बिकॉज ऑफ द डिजीज, उसकी जो स्टडीज होती हैं वो आपकी कहलाती हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, वो ब्रांच क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। उसमें आप स्टडीज करते हैं टिश्यू के स्ट्रक्चर को देखो। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि आपके क्या है, सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहली बात, आपके उस पर्टिकुलर टिश्यू में नंबर ऑफ काउंट जो होगा या नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जो काउंट होगा सेल का वो बढ़ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इरेगुलर शेप हो जाएगा उसका, इरेगुलर शेप की दिखने लगेंगे, स्ट्रक्चर्स की दिखने लगेंगे सेल, उससे हम क्या पता लगा लेंगे, ट्यूमर का। इसमें काटापेटी कर रहे हैं तो पेनफुल है, थोड़ा सा पेनफुल होता है ये, बहुत ज़्यादा नहीं पर पेनफुल है ये टेक्निक। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हो क्या रहा है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम फोटो क्लिक कर रहे हैं। फोटो क्लिक से कैसे ट्यूमर का पता लगेगा, हम कर रहे हैं एक्सरेज का यूज़। ठीक है, और ये जो इमेज है जो हम फोटो क्लिक कर रहे हैं वो होती है 2 डायमेंशनल। अंदर ऑर्गन के लंप को देखना है, कैंसर को डिटेक्ट करना है, तो आप इमेज से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लंप है, ये ट्यूमर क्रिएट हो रहा है। उसे आप फोटो क्लिक करेंगे, 2 डायमेंशनल इमेज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। उसको बोलते हैं आप क्या, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी आपने सुना होगा, एक्सरे करा लो, एक्सरे करा लो, है ना, वो यही है। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम एक्सरेज का यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं भाई 2 टेक्निक्स का यूज़ किया, जब एक्सरे यहाँ पर भी यूज़ हो रही है, यहाँ भी यूज़ हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही कर लो ना। देखो यहाँ क्या फ़र्क है, रेडियोग्राफी दे रही है 2 डायमेंशनल इमेज, सामने से बस खाली, ऊपर से लाइट पड़ती है, जहाँ भी ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट की एक साइड से लाइट पड़ी या एक्सरेज का इरेडिएशन किया और उसके बाद इमेज आपको मिल गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, मशीन होती है ऐसे, आपको बहुत तरह से या फिर आपकी काफ़ी डायमेंशंस में, डिफरेंट डायमेंशंस में आपके ऊपर क्या है, एक्सरेज को रेडिएट किया जाता है और उससे इमेजिंग बन रही है। तो ये इमेज आपकी 3D इमेजिंग नहीं, 3 डायमेंशनल इमेज को बनाएंगी। ठीक है, तो उसमें डिटेक्ट करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा कंपैरेटिव टू रेडियोग्राफी। ठीक है, ये समझ में आता है। बट ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, यूजेस आयनाइजिंग रेडिएशन, जो कि होता है क्या, एक्सरेज। दोनों ही एक्सरेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ये होता है सेफेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड। सेफेस्ट क्यों है ये टेक्निक, क्योंकि बेटा ये यूज़ नहीं कर रही आपकी एक्सरेज। एक्सरेज आपने पढ़ा है ना, इससे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं आप, कहाँ पढ़ा था, कार्सिनोजन है ये भी। कार्सिनोजन कैसे है, ये क्या करते हैं, एक्सरेज का ज़्यादा एक्सपोजर होने से कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, यहाँ नहीं होगा भैया, एक को ऐसे कोई ना सुबह उठे दर्द हो रहा है यहाँ पर, आओ कैंसर एक्सरे करा लाए, ऐसे को ना आए दिन उठ के एक्सरे कराया जा रहा है। मतलब तुम आए दिन बहुत सारे एक्सरेज आपके घर में पड़े हुए हैं, आपके आए दिन एक्सरेज हो रहे हैं। अब इतना ज़्यादा एक्सपोजर दोगे इस रेजेस का, रेडिएशंस का, तो ऑफ कोर्स आपको ये कैंसर दे देगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि इतने कुछ बार में आपको कैंसर दे देगा, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इमेजिंग में। यहाँ पर आपका यूज़ क्या करती हैं, इमेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूजेस हाई या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। किसका फील्ड का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जा रहा है, या फिर और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है फॉर इमेजिंग। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाती है, सेफेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड या टेक्निक। ठीक है, ये क्या है, सेफेस्ट है, सेफेस्ट ऑफ ऑल। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि सेफेस्ट कौन सी टेक्निक है डायग्नोस करने की, योर आंसर विल बी मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग MRI, ठीक है। उसके बाद आता है इसका क्या कर लेंगे बच्चों, ब्लड एंड बोन मैरो। बेटा काउंट चेक कर लेंगे ना, ब्लड निकालेंगे, काउंट को चेक कर लेंगे, चेक दी काउंट ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इससे पता चल जाएगा क्या, बेसिकली ये ब्लड सेल्स के लिए, ब्लड का सेल्स का काउंट बढ़ गया अगर किस सेल से, ब्लड, अच्छा ब्लड कैंसर जो होता है वो आपका आरबीसी से नहीं हो रहा है, हम आरबीसी को चेक नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर होता है WBC का काउंट इफेक्ट होता है। आरबीसी का होगा, कैसे होगा जब टाइप ऑफ कैंसर बताऊंगी ना तब बताऊंगी। बोन मैरो से जो आपकी सेल्स बन रही हैं वो 2 सेल से बनती हैं, बाकी सारी सेल्स उनके ऊपर इफेक्ट अगर पड़ता है तो आपके आरबीसीज का ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देती है बोन मैरो, तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मेनली आपका क्या है, आपका कैंसर जो है वो आपके WBC के काउंट को बढ़ने से होता है, या उनके नंबर के बढ़ने से होता है। आपका कैसे होता है वो देखेंगे आगे, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं। एंटीबॉडीज़ में क्या करेंगे बच्चों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी आप क्या कर सकते हैं, पता लगाएंगे किसका, इसका कैंसर का डायग्नोस कर लेंगे। ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ठीक से पढ़ेंगे कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। और एक और तरीका आपका क्या होता है, ये आपकी सेल्स हैं, ये चीज़ हमने इम्यूनिटी में पढ़ी थी कि इनके अंदर ना ट्यूमर सेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, ये डिटेक्ट नहीं होने देती अपने आप को। अब डिटेक्शन से बचने के लिए क्या करती हैं, ये अपने MSC को अंदर ले लेती हैं, या फिर कुछ भी कोई भी एंटीजन रिप्रेजेंट कर देती हैं, तो वो एबनॉर्मल एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा छुपा लेती हैं तो आपकी नेचुरल किलर सेल्स उनको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं एस्केपिंग मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, आपकी एक एबनॉर्मल टाइप का एंटीजन, एबनॉर्मल एंटीजन रिप्रेजेंट करती हैं। उस एबनॉर्मल एंटीजन के लिए एबनॉर्मल एंटीबॉडी आता है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनने लगता है बॉडी में, तो इसको हम डिटेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या है, कैंसर हुआ है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारे आपके मेथड्स ऑफ क्या है, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस हैं जो आपके NCERT ने आपको दिए हैं, जो आपको पढ़ने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसको मैं रब करती हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या है ट्रीटमेंट, किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को, आप नहीं आपके डॉक्टर, आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में भी आपके काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं NCERT ने, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक रेखा अंकित करेंगे यहाँ लंबी सी, ठीक है। आप देखते हैं पहला मेथड फॉर द ट्रीटमेंट इज सर्जरी, ठीक है, काट के फेंक दो। दूसरा मेथड इज रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तीसरा मेथड इज कीमोथेरेपी। फोर्थ कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी। और लास्ट है हमारा इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। आपके कितने टाइप्स की थेरेपीज हो गई आपके पास, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी में क्या कर रहे हैं बच्चों, जो लंप है, ठीक है, जो ट्यूमर है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव द ट्यूमर सर्जिकली, सिंपल, उसको कट करके सर्जरी करके उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब टाइप 1 हो आपका कैंसर। कैंसर आपके 3 टाइप के हैं ना, आपने 3 स्टेजेस में पढ़े हैं कि सुना होगा, इसको लास्ट स्टेज में चल रहा है कैंसर, अब ट्रीट नहीं हो सकता। तो वो कैंसर्स के टाइप्स या फिर आपके स्टेजेस क्या है। फर्स्ट स्टेज जब आपका ट्यूमर का साइज़ छोटा रहता है या फिर वो फैला नहीं है पूरे में और उसका साइज़ भी कम है, ठीक है, दैट इज़ द स्टेज नंबर 1। सेकेंड स्टेज तब आपके लिम्फ नोड्स को वो अफेक्ट करने लगे, ठीक है, तो लिम्फ नोड्स तक जब पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं आप सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज मेटास्टेसिस करने लगते हैं,
मतलब घुमक्कड़ हो गया, वो पूरे शरीर में कहीं भी जाकर आपके ट्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे नए ट्यूमर्स बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाती है, थर्ड स्टेज आ जाती है, जब आपका ट्यूमर क्या हो जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करने लगता है, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो उससे पहले की बात है, आप सर्जरी से किसको रिमूव कर सकते हैं, अगर आपका लंप है जो मेटास्टेसिस शो नहीं कर रहा है, अभी तक दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसको कट करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द सर्जरी। रेडिएशन थेरेपी में क्या हो रहा है मेरे बच्चों, रेडिएशन थेरेपी में आपके जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके कौन सी सेल्स, यहाँ पर लंप बन गया, ये कैंसरस सेल्स हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है रेडिएशन थेरेपी में, हम इसके ऊपर रेडिएशंस इरेडिएट करेंगे, रेडिएशंस डालेंगे हम। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशंस डालेंगे यहाँ पर। अब इन रेडिएशंस की वजह से ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देंगे ट्यूमर को। लेकिन इस कंडीशन में हमें जो ये नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, उनकी क्या करनी पड़ेगी, उनकी देखभाल करके, टेकिंग केयर, ये करते वक्त हमें देखना होगा कि अनअफेक्टेड सेल्स या कैंसर से जो अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े या रेडिएशन हम ना डालें। ठीक है, तो उसको देखते हुए फिर हम क्या करेंगे, ट्यूमर्स पे, दिस इज व्हाट द ट्यूमर, ट्यूमर को हम क्या करेंगे, रेडिएट कराएंगे रेडिएशन से। अब ये रेडिएशंस होती हैं, उनके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जो एनसीईआरटी ने आपको बताए हैं। कौन से रेडिएशंस हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएशन, आप कोबाल्ट 60 यूज करेंगे या फिर गामा रेजेस, इनका यूज होता है फॉर दिस टाइप ऑफ थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के लिए। क्लियर है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या हो रहा है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिए जाएंगे, ड्रग्स, यूज कीमोथेरेपेटिक ड्रग, इन्हीं को बेटा आप एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग या कैंसर ड्रग। ठीक है, इस ड्रग्स का यूज करके, अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, कौन सा ड्रग, नहीं बाद में लिखेंगे एग्जाम्पल, पहले कर क्या रही है ये ड्रग्स, क्या होती हैं, ये इफेक्ट डालती हैं, किसको इफेक्ट कर रही हैं बेटा, इफेक्ट्स, या फिर स्टॉप कर देती हैं, किसको आप कर देती हैं, जो कि आपकी फास्टली ग्रोइंग, जो बहुत तेजी से डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको, बॉडी के अंदर फास्टली ग्रोइंग या डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स को ये क्या कर देंगे, इफेक्ट करेंगे, उनके डिवीजन को रोक देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, साइड इफेक्ट्स होंगे। देखो इन्हें नहीं पता, इनको क्या पता, बस ये तो जाएंगे, ड्रग्स जाएंगे और जो भी फास्टली ग्रो कर रही होगी या डिवाइड कर रही होगी सेल्स, उनको जाके रोक देंगे। ठीक है, डिवीजन तो रोक रही है, कैंसर क्या है, डिवीजन ही तो है, अनकंट्रोल्ड वे में जो डिवीजन हो रहा है आपका सेल्स का, वही तो कैंसर है, उसको रोक देंगे ये। अब इन्हें नहीं पता कि हमारे खुद की बॉडी के अंदर या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट है जो फास्टली ग्रो कर रही है, जैसे कि आपके हेयर फॉलिकल्स, बाल कितने बढ़ जाते हैं ना, तो आपके क्या है, हेयर फॉलिकल्स, अच्छा इसको इधर नहीं लिखा, फास्टली ग्रोइंग सेल्स, तो ये किसको अफेक्ट करेंगे, ट्यूमर को। ठीक है, ट्यूमर्स को करेंगे, साथ साथ में ये करेंगे हेयर फॉलिकल्स को, हेयर फॉलिकल्स को, जिससे कि ये हेयर लॉस देंगी। जब जो भी पेशेंट कीमोथेरेपी पे होता है, जिसको कीमोथेरेपी दी जा रही होती है, उसको हेयर लॉस हो जाता है। इसके पीछे ना एक वो है, अब तो बच्चे मासूम नहीं होते थे ना, हम बड़े मासूम हुआ करते थे पहले, तो मूवीज़ में देखा होता था ना, कैंसर है इस पर्टिकुलर बंदे को, तो उसके बाल झड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है वो। तो अब क्या होता था ना कि जब बाल झड़ने वाला मौसम आता है तो बाल झड़ते थे, बहुत सही वाली क्वांटिटी में झड़ते थे। अब एक बार क्या हुआ ना, मैं तो बिल्कुल इमोशनल हो गई, मैंने देखा भाई इतने सारे बाल, मेरी मम्मी पापा का क्या होगा, मैं मर जाऊँगी, अगर मैंने बता दिया तो इतने सारे पैसे खर्च होंगे मेरे ट्रीटमेंट में, तो मैं नहीं बताऊंगी, है ना, मेरे बाल झड़ेंगे तो मैं छुपा लूँगी, कज्जी हो जाऊँगी तो छुपा लूँगी या बाल कटवा लूँगी। ये नहीं पता उस टाइम पे ना, ये नहीं पता होता था कि, या फिर मूवीज़ एक्चुअल में ये चीज़ पूरा क्लियर दिखाती ही नहीं है क्या, ये मूवीज़ क्या आपकी थेरेपीज़ के ऊपर कोई ना होती है तो क्यों दिखाएंगी। तो क्या होता है, कीमोथेरेपी जब हो रही होती है उस वजह से आपके हेयर लॉस होता है, कैंसर की वजह से हेयर लॉस नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप। तो हेयर फॉलिकल्स
आपके क्या होते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ ड्रग्स। ये इफेक्ट कर रहे हैं फास्टली ग्रोइंग या फास्टली डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर, जिस वजह से आपके हेयर लॉस होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी पे जो इंसान होता है उसकी हेयर लॉस होता है, कैंसर वाले के नहीं होता। ठीक है, मतलब अब बच्चे बोलेंगे मैडम आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हम, हमें पता है। तो मुझे भी पता है, पहले नहीं पता था, है ना, छोटे छोटे थे हम तब नहीं पता था। तो हेयर लॉस आपके साइड इफेक्ट में आ जाएगा। साथ में ये बोन मैरो को भी करेगा, है ना, बोन मैरो को करेगा। बोन मैरो भी आपकी डिवाइडिंग सेल्स है, आपको सेल्स कैसे मिल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स या WBCs कैसे बन रहे हैं, बोन मैरो तो बना कर दे रहा है। ठीक है, तो बोन मैरो करेगा तो आपको कौन क्या हो जाएगा, बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन, और इस वजह से एनीमिया भी हो जाएगा, है ना। इससे रेड ब्लड सेल्स भी तो बननी कम हो जाएंगी, तो आपकी क्या है, एनीमिया भी हो जाएगा। और कई बार क्या हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग या इफेक्ट डेथ हो जाती है, कैंसर से पहले डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, कीमोथेरेपी। समझ में आ गई कीमोथेरेपी। इसमें आपके जो हैं दो आपके क्या दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट ही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसका नाम है विन डीजल। ओ सॉरी, फास्ट एंड फ्यूरियस याद आ रहा है, देखो विन डीजल, विन क्या था नाम, विन डीजल नहीं, विन ब्लास्टाइन और विन क्रिस्टाइन। ये दो ड्रग्स हैं बेटा आपकी, ये दोनों क्या हैं, एंटी कैंसर ड्रग, नेचुरली ऑब्टेन की जाती हैं। कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं, ये आपको मिलती हैं सदाबहार के प्लांट से। सदाबहार का प्लांट पता होगा सबको, है ना, फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, पेटल्स उसकी कितनी 5 पेटल्स होती हैं, आई गेस 5, हाँ 5 पेटल्स की होती है सदाबहार का प्लांट। इसको बोलते हैं क्या है, विंका रोजिया, नॉम आपके इंग्लिश नेम है ये आपके, इसको कैथेरैंथस, नाम भी भूल जाते हैं भाई हम, कैथेरैंथस रोजियम, रोजियस। ये क्या है आपका, सदाबहार के प्लांट से निकलती हैं आपकी, ऑब्टेन की जाती हैं दो एंटी कैंसरस ड्रग, विन ब्लास्टाइन और विन क्रिस्टाइन, विन ब्लास्टाइन और विन क्रिस्टाइन। विन डीजल नहीं है ये, मेरे मुंह से विन डीजल क्यों निकला देखो। तो आपका क्या है, ये थेरेपी, कीमोथेरेपी की वजह से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये आपको दिमाग में रखने हैं, और क्या इफेक्ट डाल रही है कीमोथेरेपी ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में अब हम चलते हैं आगे कॉम्बिनेशन थेरेपी में। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है बेटा, इन सारी ये जो 3 हमने थेरेपीज़ या 3 आपके ट्रीटमेंट पढ़े हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं। और मोस्टली जो कैंसर के केसेस होते हैं उसमें आपके यही ट्रीटमेंट यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड ट्रीटमेंट इन कैंसर्स, डिफरेंट कैंसर केसेस में आपके ये मेथड यूज़ किया जाता है। आप तीनों मेथड्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, या आप नहीं डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स बनेंगे तब आप यूज़ करेंगे। इम्यूनोथेरेपी में क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि ये क्या कर देता है, जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डिटेक्शन को फेल कर देते हैं। एक तो या तो वो ये करेंगे कि सेल्स MSC को अंदर इनगल्फ कर लेते हैं ना, मतलब इंट्रोलाइज कर लेते हैं, जिससे कि, लेकिन उसके लिए हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो मैकेनिज्म, एस्केपिंग मैकेनिज्म को डिटेक्ट कर लेती हैं, तो वो किल कर देती हैं ट्यूमर सेल्स को। लेकिन वो हर ट्यूमर सेल्स को यार नहीं किल कर पाती, है ना। और भी तरीके हैं डिटेक्शन से बचने के ट्यूमर सेल्स के बाद जो वो अपनाती हैं, तभी तो आपके ट्यूमर डेवलप हो जाता है। अगर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी तो नेचुरल किलर सेल्स तो ख़त्म कर देंगे ना, या आपके WBCs हैं वो आपके ट्यूमर सेल्स को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे बच जाती हैं और स्लो डाउन कर देती है इम्यून रिस्पॉन्स को ट्यूमर सेल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम खुद से
क्या करेंगे, हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दे देंगे, हम वो केमिकल दे देंगे जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स पेशेंट को दे देंगे। ये मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल आपका इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स बताए थे, इंटरफेरॉन्स दे देंगे हम, ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन्स दे देंगे हम। तो उससे होगा क्या बेटा, ये केमिकल्स हैं जो आपके पर्टिकुलर सेल्स के पास जाके क्या इनिशिएट कराते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स या इंटरल्यूकिन्स होते हैं आपके पास, या साइटोकाइंस कीमोकाइंस होते हैं, जो ये क्या कर रहे हैं, काम को अंजाम दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो उनका यूज़ करेंगे हम जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। दिस एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, जिसके जो क्या कर देगा, आपके डिस्ट्रॉय ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करवा देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया इम्यूनोथेरेपी में, हमने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया थ्रू बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर्स, हाँ मॉडिफायर्स से लिखा है, ठीक है। इसको देकर मॉडिफायर्स, हाँ मॉडिफायर्स ही है, मॉडिफायर्स देके हम कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए क्या है, ट्रीटमेंट के टाइप्स, हम किस तरह से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट हमारा रह गया है बच्चों टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के कैंसर्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। सो लेट मी रब दिस। नाउ लेट्स सी दी टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। देखो बेटा, इसको देखने से पहले यहाँ पर दूसरी चीज़ें देखो। वी ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हमें पता है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। आपके पास क्या 3 जर्मिनल लेयर्स थी, एक्टोडर्मल जो सबसे बाहर वाली थी, एंडोडर्मल जो सबसे अंदर थी, और मीजोडर्मल जो इन बिटवीन दीज 2, ठीक है। तो इनसे आपके क्या डिफरेंट ऑर्गन्स बने आपकी बॉडी के। एक्टोडर्मल से आपके स्किन वाला एरिया पूरा बना है, एंडोडर्मल से आपके इंटरनल लाइनिंग्स आपकी बनी है, या फिर आपके जितने ऑर्गन्स हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपका लंग्स, पैंक्रियाज, या आपकी ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे ही मिलके बनी हैं। मीजोडर्मल में आपके आ जाते हैं बोन्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है आपका, और आपका क्या आ जाता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम आपका किससे बना है, मीजोडर्मल है। तो मीजोडर्मल ओरिजिन है। इन बेसिस पे आपके कैंसर को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। कौन सी कैटेगरीज हैं वो, द फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा, सेकेंड इज सार्कोनोमा, एंड लास्ट इज ल्यूकेमिया, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं कैंसर की। फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है बेटा, उन ऑर्गन्स में, कैंसर ऑफ एक्टो एंड एंडोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन्स इन दोनों जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेटेड हैं, बने हैं, उनमें अगर कैंसर होता है, उन सबको इस कैटेगरी में रखते हैं कार्सिनोमा। सिंपल एग्जाम्पल, आपके अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है बेटा उसमें, आपके इंटेस्टाइनल कैंसर्स जितने हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर इसी में आ जाएगा, ठीक है। लंग कैंसर आपका लिवर कैंसर इसी में आ जाएगा। अरे क्या लिख रही हूँ मैं, एक्सेट्रा। सारे कैंसर्स क्या हैं, कार्सिनोमा।
सार्कोमा में क्या हो जाएगा, ये कैंसर का किन ऑर्गन्स में होता है जब आप कार्सिनोमा की कैटेगरी में रखेंगे, कैंसर्स ऑफ एंड मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ऑरिजिनेटेड ऑर्गन्स। मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड जितने भी ऑर्गन्स अगर उनमें कैंसर होता है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सार्कोनोमा। सिंपल है ये भी। एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएगा, ब्लड कैंसर भी आ जाएगा यहीं पर। वैसे उसके लिए एक अलग कैटेगरी भी है। आपके बोन में अगर कैंसर होता है, या फिर आपके क्या होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर होता है कैंसर, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी और ग्लैंड में आपके होता है, तो वो आपका किस में आता है, सार्कोनोमा में आता है। ठीक है। उसके बाद ल्यूकेमिया, बेसिकली इसको आप बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को आप ल्यूकेमिया अलग कैटेगरी में रखा गया है, ब्लड कैंसर। इनके भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। ये जो कैंसर है बेटा वो मोस्टली रिलेटेड टू WBCs, RBCs में नहीं, WBCs नंबर ऑफ काउंट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, इनकी भी कैटेगरीज हैं। 2 फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है ल्यूकेमिया को। किन बेसिस पे किया गया है, इसको रब करूं फिर बताती हूँ। यहाँ पर देखो, ल्यूकेमिया की 2 कैटेगरीज है बेटा। किस बेसिस पे 2 कैटेगरीज करी गई हैं, जब आपकी बोन मैरो से ब्लड सेल्स बन रही होती हैं। वो बोन मैरो की स्टेम सेल्स कौन सी होती है, हेमाटोपोइटिक सेल्स, स्टेम सेल्स। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इनसे आपके 2 प्रोजेनेटर्स बनती हैं, या फिर आपके सेल्स 2 तरीके की बनती हैं जिससे फर्दर सेल्स जनरेट की जाएंगी। एक होती है लिम्फोइड, एक होती है माइलोइड। ठीक है, 2 हो गई। ठीक है, इनसे आपके बेसिकली कितने टाइप की सेल्स बन रही हैं, जो आपकी बी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, आपकी डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये आपके बन रही हैं लिम्फोइड से। बाकी सारी आपकी जैसे ग्रेन्युलर सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, आपकी डेंड्राइटिक सेल्स यहाँ भी बन रही हैं, डेंड्राइटिक सेल्स। RBCs यहाँ बन रही हैं आपकी, किससे बन रही हैं और क्या है, प्लेटलेट्स आपकी। ये सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं माइलॉइड से। जितनी बाकी बची हैं ब्लड सेल्स वो आपकी माइलॉइड में चली जाएंगी। तो 4 टाइप की सेल्स लिम्फॉइड बना रही है। अब ये लिम्फॉइड और माइलॉइड क्या है ये समझ में आ गया कि ये मेनली सेल्स बन रही है, उनसे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स का। तो इन 2 के बेसिस पे आपके ल्यूकेमिया को कैटेगराइज किया गया है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज क्यों हैं ल्यूकेमिया की वो समझ में आ गई होंगी आपको अब। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स के क्या हैं आपके बच्चों, कैंसर हैं, कार्सिनोमा, सार्कोनोमा और आपका ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। तो ये यही याद हो गया होगा, आई होप। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो कैंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हमारा बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है अब इस चैप्टर का, जिसमें से कुछ पार्ट की ही वीडियो मैं बनाऊँगी। लास्ट में आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो एक लेक्चर और रहेगा और ये चैप्टर हमारा फाइनली ख़त्म होने वाला है। तो तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, और गॉड ब्लेस यू ऑल।